हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका 11th चैप्टर 11वां नंबर चैप्टर पूर्ति के सिद्धांत। इस चैप्टर का नाम है पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही है क्योंकि मेरे चैनल पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हो तो मेरे चैनल के वीडियोस देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु के पूर्ति के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है। यानी किसी वस्तु का पूर्ति के बारे में कौन सा इसमें जो कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, सत्य है, ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स कमोडिटी का सप्लाई के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन देखो क्या क्या दिए। ऑप्शन ए है पूर्ति मांग पर निर्भर करती है, सप्लाई डिपेंड्स अपॉन डिमांड। या फिर ऑप्शन बी है पूर्ति भंडारण लागत पर आश्रित है, सप्लाई डिपेंड्स अपॉन स्टोरेज कॉस्ट। या फिर ऑप्शन सी है पूर्ति सदैव एक निश्चित कीमत एवं समय से संबद्ध है, सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। या फिर ऑप्शन डी है पूर्ति निश्चित मात्रा को इंगित करती है, सप्लाई इंडिकेट्स फिक्स्ड क्वांटिटी। तो देखो पूर्ति के संबंध में कौन सा इसमें से सत्य कथन है। पूर्ति सदैव एक निश्चित कीमत एवं समय से संबद्ध है। ठीक है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी के बारे में, इसके रिलेशन में। सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। पूर्ति सदैव एक निश्चित कीमत एवं समय से संबद्ध है। ये स्टेटमेंट जो है वो पूर्ति के बारे में करेक्ट है, सप्लाई के बारे में। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को पहचाने। ठीक है, आइडेंटिफाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज है उसको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को पहचानना है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए है प्याज की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि इसके उत्पादन में वृद्धि से होती है। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ऑनियन इंक्रीजेज एज इट्स प्रोडक्शन इंक्रीजेज। या फिर ऑप्शन बी है प्याज की कीमत में कमी के कारण प्याज का उत्पादन गिर जाता है। ड्यू टू फॉल इन ऑनियन प्राइस ऑनियन प्रोडक्शन फॉल्स। या फिर ऑप्शन सी है कर में वृद्धि पूर्ति को गिरा देती है, इंक्रीज इन टैक्स रिड्यूसेस द सप्लाई। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है आइसक्रीम उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमत में वृद्धि के कारण फर्म आइसक्रीम की कम मात्राओं की पूर्ति करती है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन आइसक्रीम प्रोडक्शन फर्म सप्लाई लेस क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये है प्याज की कीमत में कमी के कारण प्याज का उत्पादन गिर जाता है। ये जो है पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्याज की कीमत या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड है, उसका प्राइस अगर गिरता है, कीमत गिरता है, तो क्या होता है उसका प्रोडक्शन भी गिर जाता है, उत्पादन गिर जाता है। क्योंकि मान लो जो प्याज का कीमत घटा तो जो किसान है प्याज उगाने वाले, वो लोग उसका प्रोडक्शन करना, उसको उगाना कम कर देंगे, क्योंकि वो इतना मेहनत करेंगे और उसके बाद उनको कम पैसा मिलेगा तो कोई भी क्यों चाहेगा कम पैसे के लिए ज़्यादा मेहनत करना, है ना। तो इसलिए जब कीमत कम होता है तो उसका प्रोडक्शन जो है वो भी गिर जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को ये इंडिकेट कर रहा है। ड्यू टू फॉल इन ऑनियन प्राइस ऑनियन प्रोडक्शन फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मान ले किसी बाजार में दो फर्में हैं, फर्म ए द्वारा पूर्ति की मात्रा फर्म बी के पूर्ति की मात्रा की दुगनी है। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है, छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी। मान ले किसी बाजार में दो फर्म है। ठीक है, मान लो एक बाजार है, उसमें दो फर्म है। फर्म ए द्वारा पूर्ति की मात्रा फर्म बी के पूर्ति की मात्रा की दुगनी है। यानी फर्म बी का जितना भी पूर्ति है उससे दुगना पूर्ति फर्म ए का है। ठीक है, यदि फर्म ए 40 इकाइयों की पूर्ति है, 40 इकाइयों की पूर्ति, तो बाजार पूर्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मार्केट सप्लाई निकालने बोला इसमें। सपोज देयर आर ओनली 2 फर्म्स इन मार्केट। ये आपको सपोज करना है कि मानना है कि मार्केट में सिर्फ 2 फर्म्स है। ठीक है, द क्वांटिटी सप्लाइड बाई फर्म ए इज 2।
2 टाइम्स द क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी, यानी फर्म बी जितना भी क्वांटिटी सप्लाई करती है उससे दुगना 2 टाइम्स दुगना फर्म ए जो है वो क्वांटिटी सप्लाई कर रही है। इफ ए सप्लाइड 40 यूनिट्स, अगर ए 40 यूनिट सप्लाई कर रही है तो फाइंड आउट द मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई इसमें निकालने बोला है, बाजार पूर्ति। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन में बोला है फर्म ए द्वारा पूर्ति की मात्रा फर्म बी के पूर्ति की मात्रा की दुगनी है, तो यानी ए इक्वल्स कितना है, बी का दुगना। ठीक है, 2b। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स 2 टाइम्स बी। ठीक है, यानी ए का जो पूर्ति है वो बी के पूर्ति की मात्रा की दुगनी है, तो 2 इंटू बी, 2b हम लोग लिख सकते हैं, ए इक्वल्स 2b। क्लियर है? क्या यहाँ पे बोला है सप्लाइड बाय फर्म ए इज 2 टाइम्स द क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी, तो फर्म बी का क्वांटिटी सप्लाई का 2 टाइम्स है, तो हम लोग ए इक्वल्स 2b लिख सकते हैं। तो देखो अगर इस पे हम लोग तो क्वांटिटी सप्लाइड यानी पूर्ति की मात्रा ए की कितना है 2b, और यहाँ पे ए का कितना दिया हुआ है, ए 40 इकाइयों की पूर्ति करता है। ठीक है, फर्म ए जो है 40 इकाइयों की पूर्ति करता है। अगर फर्म ए 40 यूनिट सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ए का जगह में उसका यूनिट्स लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका दिया हुआ है, इसलिए 40 इक्वल्स 2b। ठीक है, तो बी का हम लोग सप्लाई निकाल सकते हैं, बी की पूर्ति की मात्रा, फर्म बी की पूर्ति की मात्रा, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ बी। ठीक है, तो बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40 और ये 2 इंटू में है तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, भाग में 2, तो 2 2 ज़ा 4 0। ठीक है, तो कितना में कट गया, 2 का पहाड़ा में 20 बार में कटा, तो सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी कितना आया 20 है ना, बी फर्म बी के द्वारा कितना पूर्ति किया गया 20, और इसमें क्या बोला आपको बाजार पूर्ति ज्ञात कितना है। ठीक है, 2 ही फर्म है बाजार में, बाजार पूर्ति ज्ञात करना है, तो ए बी है, तो ए बी दोनों का हम लोग के पास है पूर्ति की मात्रा। ठीक है, अगर मार्केट में सिर्फ 2 ही फर्म है ए बी, और ए बी दोनों का हम लोग के पास मिल गया है क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए एंड बी दोनों है हम लोग के पास, तो बाजार पूर्ति यानी दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो ए का दिया हुआ था 40 और बी का हमने कैलकुलेट करके निकाला 20, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया 60। ठीक है, तो बाजार पूर्ति मार्केट सप्लाई MS बाजार पूर्ति बराबर ए प्लस बी, दोनों फर्म का कर दिए, तो दोनों फर्म का जोड़ दिए हम लोग, तो कितना आया 40 प्लस 20 60। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 60 यूनिट्स। ठीक है, सो द मार्केट सप्लाई इज 60 यूनिट्स, बाजार पूर्ति कितना है 60 यूनिट्स। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए, 60 40 80 120, तो ऑप्शन कुछ भी हो, न्यूमेरिकल जो है वो कभी भी सॉल्व करके निकालना, रटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्या गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाजार पूर्ति जो है वो कैसे निकाला जाता है, बाजार में जितना भी फर्म का पूर्ति का मात्रा है उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 दिया ए बी, तो ए बी दोनों का जोड़ दिया, अगर ए बी सी डी है पूरा जेड तक दिया होता, 50 100 जितने भी फर्म की मात्रा दी होती सबको जोड़ देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला कि मान लीजिए कि 2 ही फर्म है। ठीक है, सपोज देयर आर ओनली 2 फर्म्स इन मार्केट, आपको मानना है कि बाजार में 2 ही फर्म है, तो 2 फर्म है तो पूर्ति की मात्रा दोनों को मिलाकर ही होगा। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा प्रश्न है, पूर्ति में वृद्धि के निम्न कारण है। पूर्ति में वृद्धि का क्या कारण होता है? फॉलोइंग आर रीजन फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का क्या रीजन है? ऑप्शन ए दिया है आगतों की कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, या ऑप्शन बी है करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्सेस, या फिर ऑप्शन सी है तकनीकी सुधार, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, या फिर ऑप्शन डी है भविष्य में कीमत में वृद्धि की संभावना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। तो पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण होते हैं ये आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो पूर्ति में वृद्धि का कारण होता है तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूर्ति में वृद्धि का क्या कारण होता है, तकनीकी सुधार, इसमें से एक कारण होता है पूर्ति में वृद्धि का। ठीक है, रीजन फॉर इंक्रीज इन सप्लाई इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th है, 5वां प्रश्न है, पूर्ति में कमी के निम्न कारण है। पूर्ति में कमी का क्या कारण होता है? पहले हमने देखा पूर्ति में बढ़ोतरी का वृद्धि का क्या कारण था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि पूर्ति में कमी का क्या कारण है। ठीक है, फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का क्या रीजन है? ऑप्शन ए है अन्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या ऑप्शन बी है आगतों की कीमत में वृद्धि,
इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, या ऑप्शन सी है फर्मों की संख्या में कमी, फॉल इन द नंबर ऑफ फर्म्स, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। तो पूर्ति में कमी का क्या कारण होता है इसमें से आपको बताना है, ठीक है। पूर्ति में कमी का क्या कारण होता है, अन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि से भी पूर्ति में कमी होती है, ठीक है। आगतों की कीमत में वृद्धि से भी, बढ़ोतरी से भी पूर्ति में कमी होता है, और फर्मों की संख्या में कमी होगा अगर तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो पूर्ति इससे भी कम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिक्रीज इन सप्लाई का क्या रीजन है, रीजंस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन भी हम लोग को बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। दैट्स वाई प्रोडक्शन जब कॉस्टली हो जाता है तो पूर्ति जो है, सप्लाई वो कम हो जाता है ना। और आगतों की कीमत में वृद्धि यानी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, अगर इनपुट्स ही महंगे मिलेंगे, प्राइस इसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इससे हम लोग का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से पूर्ति में कमी आती है। और फर्मों की संख्या में कमी, ये तो डायरेक्ट एकदम क्लियर है कि जब नंबर ऑफ फर्म्स कम होंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगा और सप्लाई भी कम होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल द अबव रीजन आर responsible for decrease in supply. All the above reasons are responsible for decrease in supply, ठीक है। वस्तु की पूर्ति में कमी के ये सभी कारण हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, छठा प्रश्न है, पूर्ति वक्र का खिसकाव दाहिनी ओर होता है क्योंकि सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू, यानी सप्लाई कर्व जो है वो राइट साइड क्यों शिफ्ट कर जाता है, किस कारण से, ठीक है। पूर्ति वक्र दाहिनी ओर क्यों खिसक जाता है, किस कारण से। ऑप्शन ए है अन्य वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने पर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, या फिर ऑप्शन बी है भविष्य में कीमत में कमी की संभावना, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर, या फिर ऑप्शन सी है कर में वृद्धि होने पर, इंक्रीज इन टैक्स, या फिर ऑप्शन डी है लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य, गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो पूर्ति वक्र का खिसकाव दाहिनी ओर क्यों होता है, पूर्ति वक्र का खिसकाव दाहिनी ओर होता है क्योंकि भविष्य में कीमत में कमी की संभावना होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सप्लाई ज्यादा बढ़ा देते हैं अगर भविष्य में कीमत में कमी की संभावना है, क्योंकि उनको लॉस होगा, अगर कम कीमत पे बेचेंगे तो लॉस होगा ना, इसलिए तो इसलिए अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर होता है, फ्यूचर में प्राइस फॉल करने का एक्सपेक्टेशन होता है, तो पूर्ति वक्र का खिसकाव जो है शिफ्ट, सप्लाई कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर को डर होता है कि अगर ये प्रोडक्ट जो है उनके पास वो अगर नहीं बिका तो फ्यूचर में कम प्राइस पे बिकेगा, है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉलिंग प्राइस इन फ्यूचर है ना। तो इसलिए अगर वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा प्राइस उससे निकाल ले, ज़्यादा उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, तो इसलिए ये जो है सप्लाई क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, पूर्ति वक्र का खिसकाव दाहिनी ओर हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है इसलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। इसमें बोला है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, ये क्या व्यक्त करता है। इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम, व्हाट डज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई। अगर अदर थिंग सेम रहे तो प्राइस और सप्लाई क्वांटिटी का जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो क्या सिग्निफाई करता है। ऑप्शन ए है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, या ऑप्शन बी है पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या फिर ऑप्शन सी है पूर्ति फलन, फंक्शन ऑफ सप्लाई, या फिर ऑप्शन डी है उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर। तो अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध यह व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, पूर्ति फलन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ अदर थिंग्स बीइंग सेम, द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाइज फंक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति फलन को व्यक्त करता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी
हुई होती है, ठीक है। पूर्ति जो है इनमें से किस में से जुड़ी होती है, सप्लाई इज एसोसिएटेड विद, सप्लाई किससे एसोसिएटेड होती है। ऑप्शन ए है किसी समय की अवधि, अ टाइम पीरियड, या ऑप्शन बी है कीमत यानी प्राइस, या ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी किसी समय की अवधि और कीमत दोनों, अ टाइम पीरियड एंड प्राइस बोथ, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो पूर्ति किससे जुड़ी होती है, पूर्ति किसी समय की अवधि से जुड़ी होती है और पूर्ति कीमत से भी जुड़ी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए तथा बी दोनों। सप्लाई इज एसोसिएटेड विद टाइम ऑफ पीरियड एंड प्राइस टू। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो वस्तु की पूर्ति के निर्धारण के घटक कौन से हैं, ठीक है। वस्तु की जो पूर्ति होती है, वस्तु का पूर्ति का निर्धारण का घटक कौन सा है। डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इज, सप्लाई ऑफ गुड का डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है, इसमें से बताना है। देखो ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड्स, या ऑप्शन बी है संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर ऑप्शन सी है उत्पादन साधनों की कीमत, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ऑल दी एबव, ठीक है। तो वस्तु की पूर्ति के निर्धारण के घटक कौन से होते हैं। वस्तु की पूर्ति के निर्धारण घटक होते हैं वस्तु की कीमत और संबंधित वस्तु की कीमत और उत्पादन साधनों की कीमत, ये सभी होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, उपयुक्त सभी। डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड are price of related goods, price of goods and price of factor production. So option D is the correct answer for this question, all the above. Question number 10 है, last question of this chapter. वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। What is called that quantity of goods which a seller becomes ready to sell in the market at fixed price and particular time. तो देखो क्या है, ऑप्शन ए है पूर्ति यानी सप्लाई, या फिर ऑप्शन बी है मांग डिमांड, या फिर ऑप्शन सी है पूर्ति की लोच इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या फिर ऑप्शन डी है मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये होगा आपका वस्तु की उस मात्रा को पूर्ति कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो उससे, शॉर्ट क्वेश्चन का, ये पूर्ति किसे कहते हैं। तो पूर्ति किसे कहते हैं, वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, उसे पूर्ति कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सप्लाई अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच अ सेलर बिकम्स रेडी टू सेल इन द मार्केट at fixed price in particular time is called supply. So option is the correct answer for this question. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।